जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो हम आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए जीके पढ़ रहे थे, उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के टॉप 50%। और ये वो पर्सन है जो आपके आर्मी अग्निवीर के एग्जाम में हर शिफ्ट में आने वाले हैं। तो यहां से सारे के सारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर देखने के बाद, उनको समझने के बाद, प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वो सारे मैं यहां पर लेके आया हूं। और टॉप 50% आज हम करने वाले हैं, क्योंकि अपना जो सिलेक्शन है ना, वो पक्का करना है। 100% आपको सिलेक्शन करवाना है। जितने स्टूडेंट हमारे साथ मिलकर मेहनत कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन करवाना है। तो आपके सिलेक्शन के लिए जितनी मेहनत करनी होगी, मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन साथ में आपको भी मेहनत करनी होगी। आपको क्या मेहनत करनी है? जो क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए बना के लेके आया हूं, इन पूरे के पूरे क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है और साथ में दिमाग में सेट कर लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। जिस तरीके से आज मैं इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आया हूं, आगे आने वाले समय में हम पॉलिटी के भी लेके आएंगे, स्टैटिक जीके के भी लेके आएंगे, साइंस के भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। सब कुछ होगा जिससे आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि आपका सिलेक्शन करवाना है। इंडिया की शान आपको बनानी है, आपको आर्मी की वर्दी पहनानी है। तो चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं। और मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, आप इसको है ना एक टेस्ट की तरह लेना, ठीक है? ये तो टॉप 50 क्वेश्चंस करवा रहा हूं, लेकिन आप इसको टेस्ट की तरह लेना कि आपको आते हैं कि नहीं आते। आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो याद हो जाएंगे, क्योंकि अपने को एग्जाम में करना है। यहां पर आते या नहीं आते फर्क नहीं पड़ता, नहीं आते तो याद हो जाएंगे। इसलिए तो मैं लेके आया हूं कि आपको याद करवा दें। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में है। बड़ी मेहनत से तैयार होते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है? आपकी डिमांड के ऊपर है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि नील नदी का उपहार किस सभ्यता को कहा जाता है? नील नदी का उपहार है वो कौन सी सभ्यता को कहा जाता है, ये अपने को बताना है। कौन सी सभ्यता को, ठीक है? हड़प्पा सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे? अपनी जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे है? वो सिंधु नदी के किनारे है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी, वो याद रख लेना। अब नील नदी की बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर मिस्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर अपना क्या हो जाएगा? मिस्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, इजिप्टियन, ठीक है? इजिप्ट इसको लिख के दे देता है, मिस्र हो जाएगा इजिप्टियन। समझ में आ गया? क्योंकि ये नील नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं। और ये जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उसके समकालीन भी मानी जाती है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, मौर्य समाज का संस्थापक कौन था? देखो, पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको याद करने हैं, एक भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ना आपको। तो आपको बताना है कि मौर्य समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे। तो मौर्य समाज का संस्थापक कौन है? तो सभी को पता है कि मौर्य समाज का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य है वो मौर्य समाज का संस्थापक है। इसके साथ में यह पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य है ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य के नाम से इसको जाना जाता है, या इसी को विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। यह भी याद रख लेना। तीन नाम है इसके, चाणक्य के नाम से, कौटिल्य के नाम से, विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। और इसने राजनीति के ऊपर एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। यह भी अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है? मौर्य समाज का सबसे प्रतापी राजा किसे माना जाता है? अशोक को मौर्य समाज का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है, क्योंकि इसने मौर्य समाज की काफी जगह पे क्या किया था? प्रचार प्रसार किया था, काफी जगह पे फैलाया था, बहुत सारे इसने युद्ध जीते थे, ठीक है? तो चंद्रगुप्त मौर्य याद रख लेना। क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य समाज का संस्थापक। इसका गुरु चाणक्य की सहायता से, चाणक्य ने अपना बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। आगे देखिए, ग्रेट बाथ किस सिंधु घाटी सभ्यता में पाया जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता वाली क्लास में मैंने आपको यह याद करवाया था। बताओ, ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ का मतलब आपको समझाया था ना। ग्रेट बाथ का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा स्नानागार, जिसको महान स्नानागार बोला जाता है। ग्रेट बाथ लिख के दे दे या महान स्नानागार लिख के दे दे, दोनों का मतलब एक ही है।
तो बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहां पर स्थित है ये? मोहनजोदड़ो में स्थित है। कहां पर स्थित है? मोहनजोदड़ो में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, ये अपने को बताना है। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन हो जाएगा? तो दिल्ली का पहला सुल्तान कौन हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक है वो दिल्ली का पहला सुल्तान था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ताजमहल किस मुगल बादशाह ने बनवाया? ताजमहल है किस मुगल बादशाह ने बनवाया? अगर जो मुगल वंश है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मुगल वंश की स्थापना है ना, वो की गई थी बाबर के द्वारा। मुगल वंश का पहला शासक या मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबर के द्वारा। फिर बाबर के बाद कौन आया था? इसका बेटा हुमायूं था। ठीक है, उसके बाद कौन था? अकबर था। ठीक है, इस तरीके से ये आगे बढ़ते हुए गए। तो हमसे पूछा है ताजमहल किसने बनवाया? तो ताजमहल किसने बनवाया भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। ठीक है, जिसको प्यार की निशानी भी माना जाता है, शाहजहां ने बनवाया था। और देखो, मुगल काल में जो बनाने का काम है ना, सबसे ज्यादा जो किले वगैरह बनवाए गए थे, ठीक है, वो सारे के सारे शाहजहां के काल में बनवाए गए थे। तो कभी किसी में डाउट हो, फंस रहे हो, ना याद हो, तो उसका आंसर शाहजहां आप कर देना। सबसे क्रूर शासक या सबसे क्या बोलते हैं कि भाई खतरनाक, जिसने बहुत सारे लोगों को मारा है, काटा है, तो वो कौन हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा। मुगल में सबसे बड़ा शासक तो वो हो जाएगा अकबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि भक्ति संत कबीर किसके शिष्य थे? तो भक्ति संत कबीर हैं वो किसके शिष्य हो जाएंगे? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन और बार बार रिपीट। देखो, बहुत कम स्टूडेंट को ये क्वेश्चन याद होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। भक्ति संत कबीर किसके शिष्य थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामानंद जी के। किसके शिष्य हो जाएंगे? रामानंद जी के शिष्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल हो जाएगा कौन? माउंटबेटन। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजा गोपालाचारी। देखो, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजा गोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजा गोपालाचारी, क्योंकि इसके बाद है इस पद को हटा दिया गया था। ये 1947 से 1948 तक रहा था, फिर ये 1948 से 1950 तक रहे थे, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया और उसके बाद इस पद को हटा दिया गया। तो पहला ये हो जाएगा, भारतीय पूछे तो ये हो जाएंगे सी राजा गोपालाचारी, और अंतिम पूछे तो भी ये हो जाएंगे। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू, जिनको चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे स्वतंत्र भारत के। सरदार पटेल जी हैं, जिनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ये भी एग्जाम में आता है, क्योंकि हमारे देश की जो रियासतें हैं ना, उनको मिलाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन देखो कि 1857 का विद्रोह किस शहर में शुरू हुआ था? 1857 की क्रांति मैंने आपको पढ़ाया है, तो कहां से शुरुआत हुई थी इसकी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरठ से। कहां से शुरुआत हुई है? मेरठ से इसकी शुरुआत हुई है। अब ये शुरुआत क्यों हुई थी? क्योंकि भाई क्या था कि चर्बी लगे कारतूस, कारण क्या थे? चर्बी लगे कारतूस, चर्बी लगे कारतूस इसका तत्कालिक कारण था, यह माना जाता है, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी थी, गाय व सुअर की चर्बी थी, यह इसका तत्कालिक कारण था। शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? मंगल पांडे जी को। तो 1857 की क्रांति में पहले शहीद कौन हुए थे? मंगल पांडे जी हैं, वो शहीद हुए थे। बाकी मैं डिटेल में आपको पढ़ा ही चुका हूं। ठीक है, आगे चलते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बताइए,
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम। किसके द्वारा की गई है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। A.O. ह्यूम के द्वारा कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई थी A.O. ह्यूम के द्वारा। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष में हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार आपके रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो बताइए फ्रांसीसी क्रांति है किस वर्ष हुई थी? फ्रांस की क्रांति आपसे पूछता है, रूस की क्रांति आपसे पूछता है, 1857 की क्रांति आपसे पूछता है। तो बताइए प्लासी का युद्ध आपसे बार बार पूछता है, तो कितना हो जाएगा? 1789 में। कब हुई थी? 1789 में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, याद कर लेना। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बताइए। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर भाई यहां पर एक राजधानी भी बनाई गई थी, एक शहर भी बनाया गया था। तो बताइए संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? तो इसका करेक्ट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। ठीक है, उस शहर का नाम है वाशिंगटन डीसी, तो जॉर्ज वॉशिंगटन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जॉर्ज वॉशिंगटन है, वो क्या हो जाएंगे? अमेरिका राज्य के पहले राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है, पहले ब्लैक कलर के, तो ये कौन हो जाएंगे? अब्राहम लिंकन। ठीक है, या जिनको बोला जाता है कि सफेद नहीं थे, जो व्हाइट नहीं थे, क्योंकि अंग्रेज में व्हाइट पाए जाते हैं ना, तो ये अपने इधर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अपने तो बोलते हैं। ठीक है, और मैं भाई जो स्टूडेंट पूछते रहते हैं ना, मैं हरियाणा से हूं। ठीक है, और हमारे हरियाणा में क्या है कि हर दूसरे घर में कालिया नाम का मिल जाएगा। बात समझ रहे हो? मेरा भी नाम है घर में। ठीक है, पड़ोस में भी है, परिवार में भी है। तो हरियाणा में कालिया दौड़िया होता है। ठीक है, और ये वो चीजें नहीं होती। ठीक है, चलता है, अपने इधर चलता है, किसी को वैसे नहीं बोलते, काले को काला नहीं बोलते, दौड़े को दौड़ा नहीं बोलते। ठीक है, चलो प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था? बताओ प्रथम विश्व युद्ध कौन से वर्ष में हुआ था? तो बिल्कुल सिंपल है ये, तो ये हो जाएगा आपका, आंसर दीजिए। अरे आंसर आ जाएगा 1914। 1914 से 1918 पहला विश्व युद्ध। शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। भारतनाट्यम है वो किससे संबंधित है? सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? और देखो मैं आपको बता रहा हूं, दो चीजें ध्यान रख लो। एक तो क्रैश कोर्स है, आज शाम को 7 बजे वीडियो आएगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा जो अपना क्रैश कोर्स है उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं, और ये पेड स्टूडेंट के लिए होगा। ठीक है, पहली चीज तो। और दूसरी चीज, मैं जीके के लिए प्लस में साइंस के लिए यूट्यूब पर ही ब्रह्मास्त्र सीरीज लेके आ रहा हूं, और उस सीरीज में 100% वो क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है जी, समझ गए? तो ये दोनों चीजें नोट कर लेना। तो ब्रह्मास्त्र सीरीज आए तो उसको इग्नोर मत करना, पहले से ही चेतावनी दे रहा हूं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य। याद कर लो, भारतनाट्यम तमिलनाडु। ठीक है, और याद करने का तरीका क्या है कि अगर असली भारत को देखना है ना, अभी देख रहे हो ना, क्योंकि हम तमिलनाडु में मूवीज देखते हैं, साउथ की मूवीज देखते हैं ना, वहां पर कितने प्यारे भारत को दिखाया जाता है। तो बस ऐसे याद कर लो। ठीक है, रिलेट करने है तो भारत कहां देखना है? तमिलनाडु में देखना है। तमिल वाली जो मूवीज आती हैं उनमें हम देखते हैं। तो भारतनाट्यम तमिलनाडु। महाकाव्य रामायण किसने लिखा था? तो महाकाव्य रामायण है वो किसके द्वारा लिखा गया था, बताना है। तो रामायण आपसे पूछता है, महाभारत आपसे पूछता है। तो जो रामायण लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया था? वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया था, वाल्मीकि जी के द्वारा। वेद व्यास जी के द्वारा क्या लिखा गया था? महाभारत। ठीक है, हमारे टाइम पे है ना, 90s वालों ने देखी है ना जो महाभारत, उससे बेस्ट कुछ नहीं है, रामानंद सागर की। ठीक है, उसमें शुरुआत होता है ना, तो आता था महाभारत, बड़ा प्यारा लगता था। और
क्या है कि पूरा परिवार बैठ के देखता था, पूरा मोहल्ला बैठ के देखता था। अब तो सभी के पास फोन है, तो कौन देखता है ये चीजें। लेकिन देखो सब कुछ, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेगी। ठीक है, आजकल जो जेन जी, जेन अल्फा, पता नहीं बीटा, गामा, क्या क्या आ गया है, तो वो सारे सिर्फ फोन के और गेम के लगे रहते हैं। आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, तो आप तो देश की रक्षा करने वाले हो, तो इनके बारे में जानना आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अभी एक बार सिलेक्शन ले लेते हैं, फिर पढ़ लेना, अभी नहीं पढ़ी है तो। दांडी मार्च किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? महात्मा गांधी जी बहुत अच्छे से पढ़ाया, बताओ। दांडी मार्च है वो कौन से आंदोलन से जुड़ा हुआ है? दांडी मार्च कौन से आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा भाई? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दांडी मार्च है, गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ है इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, और चलते चलते वहां पर दांडी पहुंचते पहुंचते कितने हो गए थे? लगभग 20,000 एक साथ हो गए थे। तो गांधी जी ने सोचा कि ये बहुत अच्छा समय है आंदोलन की शुरुआत करने का। तो उन्होंने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की, कि हम आराम से जो अंग्रेज बोलेंगे उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, उसका विपरीत करेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत इसलिए हुई थी। और दांडी मार्च किससे संबंधित है? यह नमक कानून से संबंधित है, नमक कानून, क्योंकि गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। तो यह भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कंफ्यूज नहीं होना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बन जाएंगी। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजिनी नायडू जी बन जाएंगे। ठीक है, जो यूपी की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी। ठीक है, पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी हमारे देश की? सरोजिनी नायडू जी। तो ये भी याद रख लेना है। बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चंस को ध्यान से सुनो। रद्द किया गया पूछा है, ये नहीं पूछा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, रद्द कब हुआ था ये पूछा है। तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में और रद्द हुआ था 1911 में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1911 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय असंतोष का जनक है वो कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक जी को। किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक जी को। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन सा नारा दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ठीक है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। भगत सिंह जी को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? देखो, आज जिस दिन ये वीडियो अपलोड हुआ है आप देख रहे हो, कि हो सकता है कुछ स्टूडेंट बाद में देख रहे हो, तो आज का दिन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी देश की स्वतंत्रता के लिए। क्योंकि इस दिन से अंग्रेजों के प्रति हमारे देश के लोगों में घृणा पैदा हो गई थी कि अब अंग्रेजों को नहीं छोड़ना। और वो दिन था कौन सा? 1919 का, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब तारीख आपको बतानी है, जो आज वाली तारीख है ना वही है, तो कमेंट में बता देना क्या है। और ये जलियांवाला बाग कहां पर हुआ था? ये अमृतसर पंजाब में हुआ था। बार बार बता चुका हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। मुझे एक फीलिंग्स आ रही है, गट्स बोल रहे हैं। ठीक है, अमृतसर पंजाब में हुआ था। जनरल डायर ने गोली मारने का आदेश दिया था। और इसके ऊपर अभी एक केसरी 2 मूवी भी बन रही है, जो 18 अप्रैल को रिलीज हो रही है। उसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ हमारे संस्कृति के बारे में, इतिहास के बारे में हमें पता चलेगा, जो हमने आज तक नहीं पढ़ा। तो इसलिए भाई मैं तो देखने वाला हूं। ठीक है, और आप एग्जाम देने के बाद आप भी देख लेना, क्योंकि ओटीटी पे मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि हॉल में देखना जरूरी है, ओटीटी पे भी वो ऐसी लगेगी। ठीक है, हॉल वाली मूवी तो जाट मूवी है। ठीक है, जाट मूवी में एक डायलॉग आता है, ठीक है, कि मैं जाट हूं। जाट का मतलब ये कास्ट से नहीं था,
जाट का मतलब था कि जो देश की सेवा करता है, जिसके अंदर देश के प्रति प्रेम है, वो किसान है, वो फौजी है, तो उन्होंने बोला कि मैं एक जाट हूं। ठीक है, जो अपने देश के लिए, देश के लोगों के लिए जो भी लोग बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, उनको मैं खत्म कर देता हूं। ठीक है, आर्मी में जाने वाले हो, कोई अपने देश की तरफ देखे ना, खींच देना काम। ठीक है, सरकार परमिशन आपको दे ही देगी, फिर खींच देना। देखो, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो बताओ, अभी मैंने आपको बताया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएंगे जिन्होंने किया। ठीक है, कभी कभी आप लड़ा मत करो। ठीक है, ऑप्शंस देखा करो और उस हिसाब से आंसर किया करो। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कौन से वर्ष में शुरू हुआ था? महात्मा गांधी जी वाला चैप्टर पढ़ाया था, याद करवाया था, बताओ। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कौन से वर्ष में हुई थी? सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हरिहर और बुक्का। क्या हो जाएगा आपका? हरिहर और बुक्का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल बादशाह के शासनकाल में बनाया गया था? मयूर सिंहासन आपको बताना है, तो ये कौन से मुगल बादशाह के शासनकाल में बनाया गया था, ये अपने को बताना है। बताइए सभी स्टूडेंट, आंसर करेंगे। तो मुगल काल के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, एक बार आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक चैप्टर है वो पढ़ लेंगे, क्योंकि सारी डिटेल है वो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुगल काल से क्वेश्चंस पूछा जाता है, हम चाहे पसंद करें या ना करें, एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? शाहजहां हो जाएगा, शाहजहां के काल में। मैंने आपको बताया भी था कि कुछ याद ना हो तो आंसर शाहजहां कर देना। आगे देखो, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहां पर इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी है, वो लोधी वंश का अंतिम शासक था। और पहला कौन हो जाएगा? बहलोल लोधी। आगे देखो, किस घटना ने प्रथम विश्व युद्ध को ट्रिगर किया? देखो, अभी 25वां क्वेश्चन चल रहा है और अभी और क्वेश्चंस आने बाकी हैं, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। एक बात समझो, आधे घंटे के अंदर 50 से ज्यादा क्वेश्चंस याद हो रहे हैं। 50 तो ये है, और एक्स्ट्रा भी मैं आपको बता रहा हूं, लगभग 70 से 80 क्वेश्चंस, और वो भी वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, और सारे मिलकर पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में भी मजा आ रहा है। ठीक है, और आप कमेंट करते हुए भी जा रहे हो तो और मजा आ रहा है। तो टेस्ट की तरह लेते हो ना, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, इस तरीके से लिखते हुए जाया करो। ठीक है, तो उससे आपको मजा आता रहेगा, आप बोर नहीं होगे। जो स्टूडेंट बोलते हैं ना, सर जी हम बोर हो जाते हैं, बोर नहीं होना। वैसे तो बोर होना भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जिनको सफलता चाहिए ना, वो बोर नहीं होते हैं, और आपके लिए तो बोर होने के लिए समय भी नहीं है। बहुत कम समय में आपका एग्जाम है, जून में आपका एग्जाम है। देखो, तो कौन सी घटना थी जिसने ट्रिगर कर दिया था? मतलब ट्रिगर का मतलब क्या है? कि बढ़ा दिया था। ठीक है, जिससे लोग गुस्सा हो गए थे, आपस में लड़ना स्टार्ट कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आर्क्यूड फ्रोज फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, कोई दूसरा क्वेश्चन लेना था, ये आ गया, लेकिन याद कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत कम देखने के लिए मिलेगा आपको, वैसे तो आएगा नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी देख लो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था, उसको आगे हम कर लेंगे, ये टाइप दूसरे वाला हो गया है। ठीक है, आगे देखो, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? देखो, अगर द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता ना, तो हमारा देश और भी लेट आजाद होता। अंग्रेज है ना, इसकी वजह से कमजोर हो गए थे, द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से, वरना हमारा देश और लेट आजाद होता। तो इसमें कौन कौन से देश हो जाएंगे? जर्मनी, इटली और जापान। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी समय पे जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उन्होंने जो आजाद हिंद फौज है ना, उसकी स्थापना कर तबाही मचा रखी थी। तो जर्मनी, इटली और जापान, जापान में उन्होंने इसका शुरुआत की थी। जर्मनी जाकर, वो आपको पता है, जर्मनी इटली में जाकर वो हिटलर से भी मिले थे। ठीक है, तो ये
तो याद कर लेना, जर्मनी, इटली और जापान। और जापान का तो सबसे बुरा हाल हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में। ये समझ लो कि देश खत्म हो गया था, उसके बाद ये दोबारा उठ के आया है। ठीक है, तो दोबारा उठ के आया और इतनी तेजी से आगे बढ़ा है कि यहाँ के लोगों ने बहुत मेहनत की है भाई। और क्वेश्चन अगला ही है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम किस वर्ष में गिराए गए थे? तो ये भाई है जापान में। कहां की बात है? जापान की बात है, जो अभी मैं बता रहा था। तो जापान पर 2 परमाणु बम गिरवा दिए गए थे 1945 में। ठीक है, 1945 में 2 बम गिरवाए गए थे। कहां कहां पर? हिरोशिमा और नागासाकी पर। जिससे क्या है कि परमाणु बम गिराने के बाद वहां की जनरेशन है ना, वो सब कुछ समाप्त हो गया था। और वहां पर जो भी नए बच्चे पैदा होते थे वो अपंग पैदा होते थे, जिनको आप दिव्यांग बोल देते हैं। दिव्यांग पैदा होने लगे थे, किसी को बीमारी होती थी कुछ ना कुछ। तो जापान है वो बहुत तेजी से बड़ी मेहनत करके आ गया है। ठीक है, एक छोटा सा देश जिसके ऊपर 2 परमाणु बम गिराए गए, उसके बाद वो टॉप पर बैठा है। समझो कितनी मेहनत उन्होंने की होगी। ठीक है, और एक हमारे राजनेता हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हमारे देश को नीचे कैसे ले जाए। एक जापान के राजनेता थे कि अपने देश को ऊंचा कैसे लेके जाए। अब हमारे जगह पे देखोगे ना, जहां पर भी आप बैठे हो, कुछ ना कुछ आपके सामने जापान का रखा होगा। टीवी होगा, फ्रिज होगा, कूलर होगा, एसी होगा, कैमरा होगा, फोन होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा जापान का। समझ रहे हो? ये रूल किया है जापान ने। ठीक है, अमेरिका ने जो बम गिराए थे ना, जापान ने बोला हम बदला ऐसे नहीं लेंगे। ठीक है जी, हम लोगों को मारकर बदला नहीं लेंगे, हम ऐसे बदला लेंगे कि देखता रह जाए दुनिया। तो जो अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है ना, ठीक है, वहां पर जापान के एसी वगैरह लगे थे। तब उन्होंने बोला अब ले लिया हमने बदला। समझ रहे हो? ये होता है मेहनती लोग। एक हमारे राजनेता है, सोचते हैं कि कैसे लड़ा दे। कभी धर्म के नाम पे लड़ा देते हैं, कभी जाति के नाम पे लड़ा देते हैं, अब तो भाषा के नाम पे लड़ा रहे हैं, राज्य के नाम पे लड़ा देते हैं। ठीक है, तो ये है, ये फर्क है। जिस दिन हमारे देश के नेता अच्छे हो जाएंगे, हमारे देश को कोई नहीं रोक सकता। आप सभी युवा हो ना, आप में बहुत तेज है। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हमें बांध दिया जाता है। ठीक है, राजनेता है ना, सुधरना बहुत मुश्किल है हमारे देश के, क्योंकि इनके अंदर है ना वो लालच बैठ चुका है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो अभी तो बताया था, अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई है बताओ? ठीक है, आंसर करो। कौटिल्य चाणक्य के द्वारा, जो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? गुरु था, जिसको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध के बाद किस शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद, तो कलिंग युद्ध के बाद कौन से शासक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो कलिंग युद्ध में क्या हुआ था? बहुत सारी लोग मारे गए थे। जो योद्धा था ना, वो बहुत सारे मारे गए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ? अशोक का दिल पसीज गया कि भाई अब मुझसे ये मारकाट नहीं होती, ना देखी जाती है। तो उसने युद्ध जो नीति थी उसको त्याग दिया और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, तो याद रख लेना। और ये कौन से वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। और मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। जो इसके गुरु थे कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, उसकी सहायता से। दिल्ली का लौह स्तंभ किस राजवंश के दौरान बनाया गया था? ये क्वेश्चन मैंने पिछले टेस्ट में रखा था, तो आप सभी स्टूडेंट इसका आंसर करोगे। आंसर है वो कमेंट करके बताना है सभी को। कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो कि आंसर ना करे, मैं सभी के कमेंट देखने वाला हूं। ठीक है, और आप जब कमेंट करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सभी मेहनत कर रहे हो। तो इसका आंसर सभी को करना है। दोबारा से पढ़ लो कि दिल्ली का लौह स्तंभ किस राजवंश के दौरान बनाया गया था। ठीक है, तो जो डेली क्लास देखते हैं आंसर आ गया होगा, नहीं आया तो डेली क्लास देखा करो। साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। यह किस वर्ष भारत में आया था? तो जो साइमन कमीशन है ना, उसका बहिष्कार किया गया था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज थे। हमारे भारत की समस्याओं को सुनने के लिए आ रहे हो और उसमें कोई भारतीय नहीं है और ना उनको हिंदी आती है, हम समझाएंगे कैसे? तो इसलिए विरोध करने लगे हमारे भारत के लोग। साइमन गो बैक के नारे लगाने लगे कि साइमन वापस जाओ। और ये कब आया था? 1928 में। ठीक है, 1928 में।
नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार, ठीक है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हो जाएंगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। कौन हो जाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। और आप सभी एक बात कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बार बार आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किसकी रचना की है? राष्ट्रीय गान की है या राष्ट्रीय गीत की है? इन दोनों में से कौन से की रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई है? ये आप सभी कमेंट करके बताएं, क्योंकि इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और राष्ट्रीय गान कितनी सेकंड में गाया जाता है? ये भी एग्जाम में आता है। तो 52 सेकंड में गाया जाता है, ये फिक्स है, ठीक है। एक बार अमिताभ बच्चन जी ने ज्यादा समय के लिए गा दिया था, लगभग 1.5 मिनट ले लिया था इसको गाने में, उनके ऊपर केस हो गया था, क्योंकि फिक्स है कि राष्ट्रीय ज्ञान है ना, उसको सिर्फ क्या है 52 सेकंड में ही गाना है। राष्ट्रीय गीत को आप ज्यादा समय ले सकते हो, ठीक है। तो कमेंट करके सभी बताओगे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रीय गान की रचना की है, राष्ट्रीय गीत की। आगे देखो, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कौन सी प्रमुख विशेषता थी? ये अपने को बताना है, कौन सी प्रमुख विशेषता थी, ठीक है, बताओ। 1935 में तो ये हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्तता, ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो, और पॉलिटी है ना, पॉलिटी ब्रह्मास्त्र सीरीज में ऐसे पढ़ाऊंगा जिसको आज तक याद नहीं हुआ ना, याद हो जाएगा, ठीक है, याद हो जाए। ये तो टॉप क्वेश्चंस करवा रहा हूं कि इनको तो रट लो, याद कर लो, ये तो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, समझ रहे हो? तो समझ लो, याद कर लो बस। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये तो सभी को पता होगा, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ना पता हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे इसको लेकर वार भी चलता रहता है। तो कौन हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अंबेडकर जी। आगे देखिए, आगे देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने शुरू किया था? ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, बताओ, ठीक है। ये सारे के सारे अपने को याद कर लेने हैं, लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं था, वो थोड़े आपके हाई लेवल का हो गया, इसलिए मैं थोड़ा स्लो हो गया कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत कम चांस, 1% भी नहीं है, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग है, लेकिन आ गया तो याद कर लो। देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसके कार्यकाल में पारित हुआ था? यह है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसके कार्यकाल में पारित हुआ था, यह आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आपका टेस्ट दे रहे हो तो आंसर कीजिए, लिप्टन के शासनकाल में। अब ये लॉर्ड अपने सामने लगते हैं, लिखते हैं, लॉर्ड बोलना पसंद नहीं है, ठीक है, तो लिप्टन याद कर लो, और भाई ये लिखा ही आएगा, क्या कर सकते हैं इसका, ठीक है। अंग्रेजों ने अपने सामने लॉर्ड लगा लिया, मुगलों ने अपने आप को महान शासक घोषित कर लिया, ठीक है, क्या कर सकते हैं, इतिहास में लिखा है तो बताना तो पड़ेगा ही। तो क्या हो जाएगा? देसी भाषा प्रेस अधिनियम है, किसके कार्यकाल में आया था? लॉर्ड लिप्टन के कार्यकाल में। भारत किस वर्ष एक गणतंत्र बना? तो हमारा देश गणतंत्र कब बना, ये आपको बताना है। जिस दिन संविधान लागू होता है ना, उसी दिन गणतंत्र बन जाता है। और हमारा देश है ना, वो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना था, तो 1950 यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू के बारे में पूछेगा तो 26 जनवरी 1950, ठीक है। और संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949, ठीक है। चलो, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। बताइए, भारत के पहले चुनाव आयुक्त, तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन हो जाएंगे? सुकुमार सेन हो जाएंगे। औद्योगिक क्रांति किस देश में शुरू हुई थी? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। औद्योगिक क्रांति है वो किस देश में शुरू हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये इंग्लैंड में शुरू हुई थी औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड में। शीत युद्ध मुख्य रूप से किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो ये बताना है कि जो शीत युद्ध है वो प्रमुख रूप से किन दो देशों के बीच में हुआ था या किन दो शक्तियों के बीच में हुआ था। देखो, युद्ध आपसे पूछेगा, आपसे क्रांतियां हैं वो पूछेगा, तो इनको याद करके जरूर रखना। और आंदोलन आपको पूछेगा तो इनकी डेट वगैरह और किस किस के बीच में हुआ ये सारे के सारे आपको याद रख लेने हैं। तो शीत युद्ध है वो कौन से देशों के बीच में हुआ था? तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका और सोवियत संघ, सोवियत संघ रूस। ठीक है, सूर्य मंदिर कहां स्थित है? पता नहीं ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है भाई ये, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? तो सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर, सभी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सूर्य मंदिर है ये कहां पर स्थित है? तो ये कोणार्क में स्थित है। कहां पर है? कोणार्क में। आगे बढ़ते हैं, शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? एक हमने पढ़ा था भारतनाट्यम, और याद क्या बताया था कि भारत देखना है तो कहा? तमिल की मूवीज में देखो, तो भारतनाट्यम तमिलनाडु। वैसे ही अब आपको बताना है कथकली किस राज्य से संबंधित है? कथकली किस राज्य से संबंधित है? कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल से। ठीक है, कथकली है वो किस राज्य से संबंधित हो जाएगा? केरल से हो जाएगा। क्या याद कर सकते हो। ठीक है, क्या कथकली केरल। ठीक है, अब आप एक और बताओ। ठीक है, कथक आपको बताना है। कथक, देखो मैं इतने क्वेश्चंस आपसे पूछता हूं और जो स्टूडेंट सही आंसर देता है ना मैं उसको पिन कर देता हूं ताकि जिनको नहीं आता वो याद कर ले। ठीक है, और ब्रह्मास्त्र सीरीज में आपसे कुछ भी नहीं पूछूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको याद करवाऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चंस याद करवाऊंगा बड़े प्यार से और हर किसी के दिमाग में जाए। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है? क्या याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं कि ताशकंद समझौता भारत और किस देश के बीच में हुआ था? ताशकंद समझौता, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, ताशकंद फाइल। ठीक है, ताशकंद फाइल, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है। तो बताइए, तो ये किसके बीच में होगा? भारत और पाकिस्तान के बीच में होगा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला पूछता तो कल्पना चावला जी हो जाता। ठीक है, अब हमसे पूछा है पहले भारतीय, तो ये हो जाएंगे राकेश शर्मा जी। कौन हो जाएंगे? राकेश शर्मा जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्लास्टिक का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? प्लास्टिक का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? और ये आपका आज का हम लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, 45 क्वेश्चन है, तो 1757 में, और ये मैं बार बार आपको याद करवा चुका हूं प्लास्टिक के युद्ध के बारे में, तो इसका करेक्ट आंसर 1757 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ठीक है, 45 क्वेश्चन है, बाकी हट गए हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो कैसा लगा आज ये क्वेश्चन है ना, ये कैसे लगे आपको? ठीक है, आज बिल्कुल एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस थे, तो सभी स्टूडेंट कमेंट जरूर करना कि क्वेश्चंस कैसे लगे, क्लास कैसे लगी, कितना आपका स्कोर रहा, कमेंट जरूर करना। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सब्सक्राइब बहुत सारे स्टूडेंट ने कर रखा है लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रखा। अगर इसको प्रेस नहीं करोगे तो आपके पास क्लास नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको प्रेस करना बहुत जरूरी है ताकि डेली 9 बजे आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। और आज शाम को 7 बजे है ना क्रैश कोर्स वाली वीडियो आने वाली है, उसको जरूर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।